चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिल जाएं। होटल रॉयल प्लाजा सिरी वोंग रोड पर पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब वाक़ था। अब इसका नाम शायद तब्दील हो चुका है। इस होटल की मालिक एक जवान और हसीन सिख खातून थी। इस होटल में ज्यादातर पाकिस्तानी और भारतीय कयाम करते थे जो अक्सर शराब के नशे में आपस में या एक दूसरे से लड़ते और मारपीट करते दिखाई देते। ऐसे हंगामों पर काबू पाने के लिए सरदारनी ने, जिसका नाम रानी था, 8-10 थाई गुंडे पाल रखे थे। मैंने इन गुंडों से अपने काम का आगाज किया। मेरा गुज़श्ता तजुर्बा मुझे बताता था कि मेरी जरूरत के अफराद शुरफा नहीं बल्कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड से ही मिल सकते थे और उन तक रसाई भी गुंडों के जरिए ही हो सकती थी। मैंने इन गुंडों में से एक को 100 भात दिए और कहा कि मुझे किसी ऐसी जगह ले चले जहां सब कुछ मिलता हो। बैंकॉक में सब कुछ तो सरेआम मिलता था। वियतनाम जंग के दौरान अमरीकी फौजियों के लिए थाईलैंड और खुसूसी तौर पर बैंकॉक उनकी मुख्तसर तातीलात का मरकज बन चुका था। सरकारी तौर पर बुद्ध मत के पैरोकारों का ये मुल्क, जिसके बासी जो कभी अपनी कनात पसंदी के लिए मशहूर थे, अमरीकी डॉलरों की चमक और फरावानी से एक बड़े कहबा खाने में तब्दील हो चुका था। दुनिया की कोई ऐसी बुराई न थी जो यहाँ मौजूद न हो। यहाँ के मुख्तलिफ होटल दुनिया के हर मुल्क के अय्याश सयाहों के लिए उनके अपने मुल्क और रस्म रिवाज और तमद्दुन के मुताबिक सजाए गए थे और उनकी मखसूस जरूरियात को पूरी करने में शोहरत रखते थे। मसलन पाकिस्तानी सिफारत खाने के बिलमुकाबिल ग्रेस होटल अपने अरब गाहकों की जरूरियात और ख्वाहिशात पूरी करने में मशहूर था। इस होटल के कमरे, लॉबीज और रेस्टोरेंट फर्शी महफिलों की तरह सजाए गए थे। अरबों का पसंदीदा हुक्का शीशा इस होटल में हर जगह मुहैया था और अरब मेहमान जबान नाफहमी के बायस फाहिशा औरतों से अपनी तस्बीह के दानों की गिनती से भाव ताव करते थे। इसी तरह एम्बेसडर होटल पाकिस्तानी और भारतीय अफराद की खिदमत के लिए मशहूर था। ओरिएंटल और रॉयल ऑर्चिड शेरेटन अपने मगरबी गाहकों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए चश्म बराह था। इसी तरह बीसीओ रेस्टोरेंट भी यही धंधा करते थे। ऐसे माहौल में जब मैंने गुंडे से ऐसी जगह जाने का मुतालबा किया जहां सब कुछ मिलता हो, तो वो समझ गया कि मुझे हशीश या LSD की जरूरत थी, जिनकी खरीदो फरोख्त कानूनी तौर पर ममनू थी और सिर्फ अंडरग्राउंड वर्ल्ड में ये दोनों थोक में मुहैया थी, वरना सड़कों और होटलों में सिर्फ चर्स भरे सिगरेट और LSD की बहुत कम मिकदार मिलती थी। गुंडा मुझे रात 9 बजे टैक्सी में तकरीबन 2 मील दूर आफ्टर 7 क्लब के पिछवाड़े गलियों में से गुजरते हुए एक मकान में ले गया जिसके दरवाजे बंद थे। घंटी बजने के साथ ही किसी ने दरवाजे में बनी चौकोर खिड़की खोली। गुंडे ने अपनी जबान में कुछ कहा। अंदर वाले ने दरवाजा खोला। हम अंदर दाखिल हुए ही थे कि 2 थाइयों ने मेरी जामा तलाशी ली और मुतमईन होकर मुझे अपने पीछे आने का कहा। गुंडे को यहाँ से वापस भेज दिया गया। हम एक कमरे में दाखिल हुए तो मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। मुझे दोनों बाजुओं से पकड़े हुए वो आगे बढ़े। गालिबन 2 मजीद कमरे गुजरने के बाद मुझे महसूस हुआ कि हम खुली फजा में आ गए हैं। वहाँ एक कार में मुझे बिठाकर वो दोनों मेरे दाएं बाएं बैठ गए। गाड़ी अंदाजन आधा घंटा चलने के बाद रुकी। गाड़ी से उतारकर दोनों थाई मुझे लेकर एक घर में दाखिल हुए और कमरे का दरवाजा बंद करके मेरी आंखों से पट्टी हटा दी। ये कमरा ड्राइंग रूम था और 3 आदमी सोफों पर बैठे हुए थे। उनमें से एक ने, जो गालिबन उनका चीफ था, दोनों थाइयों को बाहर इंतजार करने का इशारा किया और मुझसे निहायत नर्म लहजे में इस तरह लाए जाने की माजरत चाही। वो खासी अच्छी अंग्रेजी बोल रहा था। उसने कहा कि सिक्योरिटी की वजह से मुझे ये तकलीफ सहनी पड़ी जिसके लिए वो नादिम है। उसने पूछा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। मैंने कहा कि 2 दर्जन हैंड ग्रेनेड, 1 अमेरिकन पिस्टल कम से कम 32 बोर का, 3 फालतू मैगजीन और 200 गोलियां चाहिए। इस थाई ने मुस्कुराकर अपने एक साथी को कहा, योर डिपार्टमेंट। दूसरा थाई मुझे लेकर एक कमरे में चला गया जहां दीवारों पर मुख्तलिफ इकसाम के हथियार सजे हुए थे। उसने 32 बोर के 2 पिस्टल उतार कर मुझे दिखाए। दोनों अमरीकी साख्ता थे। एक की मैगजीन 7 गोलियों वाली और दूसरे की 11 गोलियों वाली थी। मुख्तलिफ टाइमिंग्स के 3 हैंड ग्रेनेड भी मुझे दिखाए और साथ ही कहा कि हम सौदेबाजी नहीं करते, जो दाम बताए गए वो मंजूर हो तो ठीक है, वरना आप जा सकते हैं। मैंने दाम पूछे तो उसने निहायत मुनासिब कीमत बताई। मैंने 6 सेकंड में फटने वाले ग्रेनेड और 11 गोलियों वाला पिस्टल पसंद किया। उसके कहने के मुताबिक मैंने आधी रकम उसे वहीं अदा कर दी और बकिया आधी अगले रोज सामान की डिलीवरी पर होटल में देनी थी। मुझे एक सही ग्राहक समझते हुए उसने कहा कि वो मुझे LMG यानी लाइट मशीन गन, SMG स्मॉल मशीन गन,
बजूका, रिकॉयलेस राइफल और अमरीकी साख्ता तमाम इकसाम के ऑटोमेटिक हथियार, हत्ता के स्टिंगर मिसाइल और इन सब हथियारों का एमुनिशन भी फराहम कर सकता है। इसके अलावा जितनी भी मिकदार में चाहूं वो मुझे हशीश, LSD और गोल्डन ट्रायंगल की बनी हुई हेरोइन की सप्लाई कर सकते हैं। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। वापसी पर पहले की तरह मुझे ब्लाइंड फोल्ड करके पहले घर के करीब गाड़ी से उतार दिया गया। दूसरे रोज रात के 8 बजे मुकर्ररा वक्त पर सारा सामान मेरे होटल के कमरे में पहुंचा दिया गया। मैंने बकिया आधी रकम अदा की तो सामान लाने वालों ने एक कागज पर हाथ से लिखा हुआ टेलीफोन नंबर मुझे दिया कि जब भी जरूरत हो तो इस फोन पर मिस्टर थान से डायरेक्ट राब्ता कर सकता हूं। मैं अपनी पिछली किताब गाजी में अर्ज कर चुका हूं कि स्मगलर और जेर जमीन काम करने वाले लिखने लिखाने का तरद्दुद नहीं करते। उनके नजदीक जबानी किया हुआ वादा ही हरफ आखिर की हैसियत रखता है। पहले बंबई में और अब बैंकॉक में भी मुझे इसका तजर्बा हासिल हुआ। काश हमारे कारोबारी हजरात इन जेर जमीन काम करने वालों से ही सबक सीखें और अपने कौल और वादे का ख्याल रखें। अगले रोज मैंने बाजार से ऐसी डबल जैकेट खरीदी जिसमें ये सब असलहा अच्छी तरह समा सकता था। जैकेट खरीदते वक्त दुकानदार ने यकायक मुझे नजरअंदाज किया और दुकान के बाहर आकर हाथ जोड़ और सर झुकाकर खड़ा हो गया। सड़क पर 7-8 गाड़ियों का एक काफिला जा रहा था। सभी दुकानदार और सड़क पर चलने वाले थाई मर्दोजन इसी तरह हाथ जोड़े और सर झुकाए खड़े थे। गाड़ियों का काफिला गुजरने के बाद जब दुकानदार अंदर आया तो मेरे पूछने पर उसने बताया कि ये काफिला भाई खान का था, जो थाईलैंड का बेताज बादशाह है और अपनी नौजवानी में तकसीम हिंद से पहले के मौजूदा पाकिस्तान के किसी इलाके से यहाँ आया था। दुकानदार ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में मुझे उसकी दास्तान सुनाई तो मैं हैरान रह गया और मैंने फैसला किया कि पहली फुर्सत में भाई खान से मिलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसी उजूबा रोजगार शख्सियतें रोज रोज पैदा नहीं होती। मेरी जरूरत का असलहा मुझे मिल चुका था। रास्ते में हायल होने वाली झाड़ियों और घने जंगलात में रास्ता बनाने और शाखों को काटने के लिए बड़े चाकू और खंजर भी मुझे बाआसानी मिल गए। मलेरिया और सांपों के जहर से बचने के लिए अद्वियात और 2 फर्स्ट एड बॉक्स भी मैंने खरीद लिए। दौरान सफर पहनने के लिए सफारी सूट और जीन की बर्जीस भी मैंने अर्जेंट ऑर्डर पर सिलवा ली। एक हैट भी खरीद लिया। गर्ज ये कि सफर के लिए मेरी तैयारी मुकम्मल थी, लेकिन हमराह जाने वाले गाइड और सामान उठाने वाले कम से कम 2 मजदूरों की मुझे लाजिमन जरूरत थी। मैंने जिससे भी पता किया, जिन गाइड से भी बात की, वो सिर्फ थाईलैंड की आखिरी हद तक तो जाने को राजी थे, लेकिन बर्मा की सरहद में वो एक कदम भी रखने को तैयार न थे। और मुझे ऐसे अफराद की जरूरत थी जो सारा बर्मा उबूर करके न सिर्फ भारत के सरहदी इलाके कालादान तक मेरे हमराह जाएं, बल्कि वहां से फिर बर्मा में दाखिल होकर कश्ती में बांग्लादेश के साहिली कस्बे काकस बाजार या बर्मा से खुश्की के रास्ते बांग्लादेश में दाखिल होकर रांगा माटी तक मेरा साथ दें और फिर इन्हीं रास्तों से वापस लौटते हुए थाईलैंड में दाखिल हों। इस बारे में होटल की मालिक रानी से बात की तो उसने भी कहा कि कोई थाई इस सफर में तुम्हारा साथ नहीं देगा और अगर कोई तैयार हो भी गया तो रास्ते में ही तुम्हें लूट कर और कत्ल करके भाग आएगा। मैं हर तरफ से नाउम्मीद हो चुका था कि अचानक मुझे भाई खान का ख्याल आया। मैंने भाई खान के मुतालिक जब मालूमात इकट्ठी की वो ऐसी हैरत अंगेज थी कि मैं उसकी शख्सियत के कद काट के मुकाबले में खुद को महज एक बोना तस्वुर करने लगा। भाई खान अटक के करीब मानसर कैंप की पहाड़ियों में वाक़े एक गांव का अनपढ़ शख्स था। क़याम पाकिस्तान से चंद बरस कबल वो गुर्बत से तंग आकर कराची से किसी माल बरदार जहाज में मुलाजिम हुआ और जब ये जहाज बैंकॉक पोर्ट पर लंगर अंदाज हुआ तो भाई खान जहाज से छलांग लगाकर तैरता हुआ साहिल तक पहुंचा और गायब हो गया। जल्द ही उसे स्मगलरों के एक गिरोह में उसकी बेखौफी और निडरपन की वजह से शामिल कर लिया गया। स्मगलिंग के असरार और रुमूज जानने के बाद उसने खुद अपना एक ग्रुप तश्कील दिया और 20 साल के अरसे में अपने इलाके के तकरीबन 5000 बेरोजगार जवानों को गैर कानूनी तौर पर थाईलैंड बुलवा लिया। उसका हेडक्वार्टर सारा बुरी में था। हर नए आने वाले को वो गोरीला जंग और असलहा चलाने की तरबियत देता। गर्ज ये कि स्मगलिंग के साथ साथ उसके पास गोरीला जंग के लिए 5000 तरबियत याफ्ता जवान तैयार थे। भाई खान की इन सरगर्मियों की इत्तला मिलने पर थाई हुकूमत ने पहले पुलिस भेजी जो दर्जनों लाशें छोड़कर भाग आई। फिर फौजी दस्ते भेजे गए, लेकिन इस पहाड़ी इलाके में वो भी कोई कामयाबी हासिल न कर सके। हवाई जहाजों के फेंके हुए बम भी बेकार रह गए। फिर आखिर हुकूमत ने मजबूर होकर भाई खान से मुज़ाकरात करने की ठानी। ये वाक़या 50 की दहाई का है। शाही महल में बादशाह, वजीर और अफवाज के सरबराहों के साथ
भाई खान के मज़ाकरात हुए। हुकूमत अपनी फौजी नाकामी से मायूस हो चुकी थी, लिहाजा भाई खान से उसके मुतालिबात पूछे गए। हुकूमत का ख्याल था कि एक गैर मुल्की मुसलमान ज़र्रो जवाहिर और इसी किस्म की मराद चाहेगा, लेकिन जब भाई खान ने अपने मुतालिबात पेश किए तो सब अंगुश्त बदनदार रह गए। भाई खान का पहला मुतालिबा ये था कि पूरे थाईलैंड में किसी चौपाए, मसलन भेड़, बकरी, गाय, भैंस वगैरह को कोई गैर मुस्लिम झटका नहीं करेगा और सिर्फ मुसलमान ही उन्हें ज़िबा करेंगे। उसका दूसरा मुतालिबा था कि मुसलमान बच्चियों को स्कूल और कॉलेज में स्कर्ट पहनने पर मजबूर नहीं किया जाएगा और वो पजामा या पतलून पहनेंगी और सर को दुपट्टे या कम से कम स्कार्फ से ढांपेंगी। उसका तीसरा मुतालबा था कि कोई भी मुसलमान औरत बदकारी नहीं करेगी और जो मुसलमान औरत फहाशी करते हुए पकड़ी गई तो ना सिर्फ उसे बल्कि उसके वालिदैन या सरपरस्तों को लंबी कैद की सजा दी जाए। भाई खान के ये तीनों मुतालबे फौरी मंजूर कर लिए गए। सारे थाईलैंड में अब तक हालत ये है कि आप बिला झिझक और शुबे के किसी भी होटल, रेस्टोरेंट या कसाब से चौपाए का गोश्त इस यकीन के साथ ले सकते हैं कि ये मुसलमान के हाथ से ज़िबा हुआ है। सारे थाईलैंड के स्कूलों और कॉलेजों में मुसलमान बच्चियां अपनी जीन्स, पतलून और स्कार्फ से मुसलमान होने की शनाख्त बताती हैं। तमाम बदकिमाश और बदकार औरतें चाहे सड़कों पर हों या तहबाखानों में अपने गैर मुस्लिम होने का सबूत देने के लिए महात्मा बुद्ध की मूर्ति का पेंडल लाजमी पहनती हैं। और अगर कोई मुसलमान औरत इस कबीह पेशे में पकड़ी जाए तो उसे और उसके शौहर या सरपरस्त को भी बरसों जेल की सजा भुगतनी पड़ती है। अपने इन्हीं मुतालिबात के इवज भाई खान ने स्मगलिंग छोड़ दी और हुकूमत ने उसे और उसके साथियों के लिए बैंकॉक के गिरदोनिवाह से लेकर चियांग राई, चिंग माही तक और दूसरी तरफ मलेशिया की सरहद के साथ सूबा रेहान, हरजाई तक भैंसों के फार्म बनाए और हलाल गोश्त सप्लाई करने के लिए वसी जमीनें अलॉट की। भाई खान की इज्जत और तौकीर की ये हालत थी कि वो बादशाह और वजीर आजम से मुलाकात का वक्त लिए बगैर मिलता था। इसी के बाद सरकारी मजहब बुद्ध मत के इस मुल्क में मुसलमानों की एक अलग पहचान हो गई और लाखों गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। सूबा हरजाई में तो 90% तक मुसलमान हैं। इसी अजीम और बुलंद मर्तबत शख्सियत से मिलने में अगले रोज रवाना हुआ। उसका घर और फार्म बैंकॉक से तकरीबन 50 मील के फासले पर था। इस 50 मील के सफर के दौरान मेरे जहन में भाई खान से मुलाकात होने पर उससे अपनी जरूरत बयान करने के मुतालिक गुफ्तगू शुरू करने के मुख्तलिफ उन्वानात आते रहे, लेकिन मैं किसी पर भी मुतमईन न हो सका। उसकी शख्सियत का मुझ पर ऐसा रोब पड़ चुका था कि मुलाकात से पहले ही मैं खासा घबरा चुका था। ड्राइवर ने उसके घर के सामने टैक्सी रोकी। मैंने मेन गेट की घंटी बजाई तो 2 पठान पहरेदारों ने दरवाजा खोला। मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तान से आया हूं और भाई खान से मिलना चाहता हूं। उन्होंने आपस में कुछ सरगोशी की और एक पहरेदार मुझे लेकर घर की तरफ चल पड़ा और मुझे बैरूनी ड्राइंग रूम में ले जाकर बिठा दिया। चंद मिनट के बाद कहवा आ गया। पहरेदार ने मुझसे पूछा कि क्या मैं पहले भी बड़े खान से मिल चुका हूं या ये पहली मुलाकात है। मेरे ये बताने पर कि मैं पहली बार मिलने आया हूं, पहरेदारों ने पूछा कि क्या ओवरस्टे का मसला है या पैसे वगैरह खत्म हो गए हैं। उसके सवालों से मैं कुछ चिढ़ सा गया और उससे पूछा कि क्या भाई खान से मिलने के लिए मुझे तुम्हारे तमाम सवालों का जवाब देना जरूरी है। पहरेदार हंसने लगा और बोला कि जरूरी हरगिज नहीं है, लेकिन बड़े खान का हुक्म है कि जो भी नया मुलाकाती आए उसकी जरूरत पूछकर मुझे बता दो ताकि मैं उसकी जरूरत पूरी करने के लिए तैयार होकर आऊं। मैंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भाई खान से मिलने और उनकी राहबरी से अपना मसला हल करना चाहता हूं। गालिबन वो अंदरूनी ड्राइंग रूम था जहां भाई खान अपने खास मुलाकातियों के साथ बैठा था। पहरेदार वापस लौट आया और मुझे अंदरूनी ड्राइंग रूम में ले गया जहां बहुत से सोफे और कालीन बिछे हुए थे। इस कमरे में 8-9 मिलने वाले बैठे हुए थे। अभी मैं इस कमरे के दरवाजे में खड़ा अंदर का जायजा ही ले रहा था कि एक लंबा तरंगा और जसीम शख्स सोफे से उठा और पखेर रागले कहकर मेरी तरफ बढ़ा। शायद उसने मुझे पठान समझकर पश्तो में खुशामदीद कहा था। मैंने उसे कहा कि मैं पाकिस्तानी हूं और आपकी इतनी तारीफें सुनी हैं कि बगैर देखे आपके किरदार की अजमत का कायल हो चुका हूं। आपके पास मेरे आने की एक और वजह मेरा एक मुश्किल और पेचीदा काम है जिसके लिए आपकी राहबरी और अगर मुमकिन हो तो आपका ताउन हासिल करना चाहता हूँ। भाई खान ने पूछा कि क्या अलहदगी में बात करनी है। मैंने असबात में जवाब दिया तो भाई खान ने कहा कि अभी बैठो, मैं मेहमानों से फारिग हो जाऊं तो फिर आराम से बात करते हैं। उसके मेहमानों के लिए उसका ये इशारा ही काफी था। 5 मिनट में वो एक एक करके रुखसत हो गए। मजीद गर्म कहवा और खुश्क फल आ गए। मैंने भाई खान से पूछा कि मुझे मालूम हुआ है कि थाई गवर्नमेंट ने आपके आगे घुटने टेक दिए थे और आपको हर किस्म की मराहत देने को तैयार थी।
پھر آپ نے اپنے لیے کچھ کیوں نہیں لیا؟ بھائی خان، جس سے ہاتھ ملاتے وقت مجھے ایسا محسوس ہوا تھا جیسے لوہے کے بنے ہوئے کسی ہاتھ نے میرا ہاتھ جکڑ لیا ہو، اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھا، مسکرایا اور پھر کہکہے لگانے لگا۔ جب اس کے کہکہے تھمے تو اس نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ تم سے کس نے کہا کہ میں نے اپنے لیے مراعات نہیں لی؟ آج پورے تھائی لینڈ میں صرف اسلامی طرز پر ذبح گوشت ملتا ہے۔ کسی مسلمان لڑکی کو اسکول کالج میں اسکرٹ پہننے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ آج اس ملک میں کوئی مسلمان لڑکی کھلے بندوں عصمت فروشی نہیں کرتی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مراعات میرے لیے نہیں ہے؟ یاد رکھو کہ جب تک تمہاری سوچ، تمہارا مفاد اور تمہارا مذہب الگ الگ رہیں گے، تم ایسی ہی سطحی باتیں سوچتے رہو گے۔ آپ یقین جانیے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے مجھ پر گھڑوں پانی پڑ گیا ہو۔ واقعی میری بہت بڑی بھول تھی جو میں نے عظمت کے اس مینار کو اتنی پستی سے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ چند لمحے میں اپنی خفت مٹاتا رہا، پھر آہستگی سے پوچھا کہ ملک کی باقاعدہ فوج کا مقابلہ کرنے اور مقابلے میں کامیابی حاصل کرنے کا سبب کیا تھا؟ بھائی خان پر پہلے والی کیفیت ہی طاری تھی۔ وہ اسی لہجے میں بولا، یقین کامل، رب العزت کی ذات پر یقین کامل اور اپنے مقصد کی سچائی پر یقین۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سامنے کر دیے اور بولا کہ یہ ہاتھ بڑی عجیب شے ہیں۔ انہیں کسی کے سامنے پھیلا دو تو یہ بھکاری کے ہاتھ بن جاتے ہیں۔ انہی ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاؤ تو یہ ذات ذوالجلال والاکرام کے حضور اپنی بے بسی بیان کرنے اور اس سے مدد مانگنے والے دعائیا ہاتھ ہوتے ہیں، اور انہی ہاتھوں کو جب بند کر لو تو یہ گھونسا بن جاتے ہیں۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہمیشہ دوسری اور تیسری طرز کا کام لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ناممکن کاموں کو بھی میرے لیے سہل کر دیا۔ اس پرعزم شخصیت سے اس کی ذات کے متعلق مزید کچھ پوچھنے کی اب مجھ میں سکت نہ تھی۔ اسلام کا سارا فلسفہ اس نے صرف چند لفظوں میں بیان کر دیا تھا، اور ایسی سادگی اور فصاحت کے ساتھ کہ مزید کچھ پوچھنے کی ضرورت نہ تھی۔ میں اس قداور شخصیت کی عظمت کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، جس نے ایک غیر اسلامی ملک میں اسلامی اقدار اپنے آہنی ہاتھوں سے رائج کی تھی۔ یہ جذباتی فضا کچھ نارمل ہوئی تو میں نے بھائی خان کو اپنی مشکل بتائی اور کہا کہ مجھے بنگلہ دیش کے پہاڑی سلسلے تک جانے اور واپس آنے کے لیے گائیڈ اور مزدور چاہیے۔ بھائی خان نے کچھ دیر سوچا اور کہا کہ میرے آدمی تو ان پڑھ اور صرف تھائی لینڈ سے ہی واقف ہیں، ان میں سے کوئی بھی تمہارے مطلب کا نہیں، لیکن میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں۔ اسے تھائی لینڈ اور ملیشیا کے بارڈر پر واقع قصبے سنائی گولک میں عمر خان کے پاس لے جاؤ۔ وہ جوان پڑھا لکھا اور نڈر مسلمان ہے، اور پاکستان میں ہمارے ہی علاقے کا رہنے والا ہے۔ اس کے والد شیر خان کو میں نے یہاں آنے کی ترغیب دی تھی۔ عمر خان پکا مسلمان ہے، ہیروئن اور چرس کا بہت بڑا سمگلر ہے، لیکن سمگلنگ کا ایک پیسہ بھی اپنے اور اپنے گھر والوں پر خرچ نہیں کرتا۔ گولڈن ٹرائنگل سے اس کا ڈائریکٹ رابطہ ہے۔ سمگلنگ سے ملنے والا سب روپیہ وہ تھائی لینڈ کے مسلمان چھاپا ماروں اور فلپائن کے مسلم گروہوں میں اسلحہ اور نقد کی صورت میں بانٹ دیتا ہے۔ وہ یقیناً تمہاری مشکل حل کر دے گا۔ بھائی خان نے اپنے لڑکے کو بلوایا اور عمر خان کے لیے خط لکھوا کر اس پر اپنی انگوٹھی کی مہر لگا دی۔ مہر پر واضح طور پر قرآن حکیم اور اسلامی طرز کی تلوار نمایاں تھی۔ لفافہ بند کر کے بھائی خان نے مجھے دیا، گلے ملا اور کہا کہ سنائی گولک سے واپسی پر اسے ضرور ملوں۔ بھائی خان سے مل کر میں واپس بینکاک آ گیا۔ اب میری منزل سنائی گولک تھی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی